साथियों, आप सभी का विजन ऐप प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग डेली करंट अफेयर के अंतर्गत 4 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यमुना नदी प्रदूषण के संदर्भ में। तो यह चूँकि पोल्यूशन संबंधित है, तो आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण तथा पर्यावरण प्रभाव का आकलन वाला टॉपिक है, उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब इसकी हम चर्चा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा यमुना की सफाई पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को एक मासिक प्रगति रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट के कुछ जो प्रमुख फाइंडिंग है उनको यदि देखें तो इसके अनुसार दिल्ली में यमुना में परीक्षण किए गए सभी बिंदुओं पर मल कालीफॉर्म या फीकल कालीफॉर्म, इसे हिंदी में कहेंगे तो मानव तथा पशु द्वारा जो मलमूत्र का उत्सर्जन होता है वो उसका स्तर जो है वांछनीय सीमा जितना होना चाहिए उससे अधिक है। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किसी नदी में स्नान करते हुए मल कालीफॉर्म का वांछनीय स्तर जो है वो 500 एमपीएन, एमपीएन मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो 500 एमपीएन पर 100 मिलीलीटर या उससे कम होना चाहिए, परंतु यहाँ पर इससे ज़्यादा है। तथा भूजलीय नमूनों में विभिन्न प्रदूषकों का स्तर जो है यहाँ पर वो स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया है। इसके अलावा दिल्ली में जहाँ पर अवशिष्ट भराव क्षेत्र के निकट जो जलाशय ये नदी का पानी है, वहाँ पर लिए गए जो अलग अलग स्थानों से नमूने लिए गए हैं उनमें उनमें पानी की कठोरता वांछनीय सीमा जो कि 300 मिलीग्राम पर लीटर है उससे अधिक पाया गया है। इसके अलावा ये जो नमूने लिए गए हैं इसमें क्लोरीन और कैल्शियम की मात्रा भी वांछनीय सीमा से अधिक पाई गई है। साथ ही कुछ स्थानों पर सल्फेट का स्तर भी वांछनीय सीमा जो कि 200 मिलीग्राम पर लीटर है इससे अधिक रहा है। अब थोड़ा सा चर्चा हम लोग यमुना नदी की कर लें। तो यमुना नदी इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर शिखर के पास यमुनोत्री नामक ग्लेशियर है, यहाँ से यह निकलती है और यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है तथा यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा और दिल्ली से प्रभावित होने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज या इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। यदि इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां हैं। आगे बात कर लेते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के बारे में या FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो यह जो है आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वाले टॉपिक के अंतर्गत कवर हो जाएगा। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में FATF अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त विशेषज्ञों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसमें पूरे विश्व की विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संयुक्त राष्ट्र, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और इंटरपोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण FATF के बारे में जानना है कि FATF है क्या और कार्य करता है। तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो गठन है 1989 में, तो सन याद रखिए, कई बार सन सीधे पूछ लेता है, तो 1989 में G7 देशों की जो पेरिस में आयोजित बैठक थी इसमें हुआ था और यह एक अंतर सरकारी निकाय है और यह एक नीति निर्माणक निकाय के तौर पर कार्य करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तरों पर विधायी और नियामक सुधार लाने हेतु आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने हेतु कार्य करती है। तथा इसका सचिवालय जो है वो पेरिस में जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इंग्लिश में कहें तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD जो है उसके मुख्यालय में ही इसका सचिवालय स्थित है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य हैं। तो याद रखिएगा इसमें भारत सदस्य के रूप में शामिल है परंतु पाकिस्तान नहीं है। तो भारत समेत जो है 39 सदस्य तथा 2 क्षेत्रीय संगठन इसमें सम्मिलित हैं। इसके सदस्य जो है विश्व के अधिकांश वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसमें पर्यवेक्षक और सहयोगी सदस्य भी शामिल होते हैं। अब यदि इसकी भूमिका एवं कार्य की बात करें तो शुरुआत में FATF को मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने संबंधी उपायों की जांच करने तथा ऐसे उपायों के विकास करने के लिए स्थापित किया गया था। तथा आगे चल कर के अक्टूबर 2001 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने संबंधी प्रयासों को शामिल करते हुए अपने मैंडेट का विस्तार किया गया। तो इसमें जो है इसके कार्यों में मनी लॉन्ड्रिंग और
जो आतंकवादी वित्त पोषण है उनसे निपटने का कार्य है। इसके बाद आगे चलकर अप्रैल 2012 में इसके द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण पर रोक लगाने को अपने प्रयासों में सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से इतनी चीज़ें इसमें शामिल हैं: मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं उनके प्रसार को रोकने के लिए वित्त पोषण पर रोक लगाना, ये इसके कार्यों में शामिल है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु विधान परिषद सदस्य की अयोग्य घोषित किया गया है। तो इसके संदर्भ में तो यह जो आपका पूरा टॉपिक है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 2 के तहत आ जाएगा। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एएच विश्वनाथ इन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है और इसीलिए इन्हें राज्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि एएच विश्वनाथ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1)(b) और अनुच्छेद 361(b) के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। तो थोड़ा सा संबंधित जो प्रकरण है उसको पूरा देख लेते हैं। तो इनके लिए इनके खिलाफ एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। तो याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि एएच विश्वनाथन को मंत्री बनाने के एकमात्र उद्देश्य हेतु ही इन्हें विधान परिषद सदस्य अर्थात एमएलसी के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि वहां पे जो उपचुनाव हुआ था उसमें ये पराजित हो गए थे। तो जो याचिकाकर्ता था उसने ये तर्क दिया अपनी याचिका में कि 19 नवंबर को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वह अभी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हैं। एएच विश्वनाथ सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिनका नाम रमेश कुमार था उनके द्वारा विश्वनाथ को अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी आदेश को बरकरार रखा था। तो जब वो अयोग्य हैं तो मंत्री नहीं बन सकते हैं। याचिका में दलील दी गई कि एक अयोग्य घोषित किया गया सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही उपचुनाव जीतने पर मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य हो सकता है, ये दलील दी गई। अब इस दलील का जो बैकग्राउंड है, ये जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आर्टिकल 361(b) जो कि यह कहता है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरता अर्थात डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन को बताता है। तो इसके अनुसार किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित किसी भी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निर्धारित है, मतलब डिस्क्वालीफाइड है, उसे अपनी डिस्क्वालिफिकेशन की तारीख से सदस्य के रूप में कार्यकाल समाप्ति की तारीख तक, मतलब जब यदि सदस्य रहता जब तक उसका कार्यकाल रहता सदस्य के रूप में, तो कार्यकाल समाप्ति की तारीख तक अथवा किसी सदन के लिए होने वाले चुनाव में निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पहले हो उस तक कोई भी लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए निर्धारित होगा, मतलब डिस्क्वालीफाइड होगा। या तो जिस दिन से डिस्क्वालीफाइड होगा और अपने पद पे यदि रहता है जब तक उसकी कार्यावधि होती है उस टाइम पीरियड तक, उससे पहले यदि वह कोई किसी सदन का चुनाव होता है उसमें वह निर्वाचित घोषित हो जाता है तब तो वह मंत्री पद ले सकता है, अदरवाइज वह डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा, कोई राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 164(1)(b) है यह कहता है कि किसी भी, ये आपका राज्य विधान परिषद से संबंधित है और जो पहला वाला था वो संसद से संबंधित था। तो किसी भी राजनीतिक दल का कोई विधानसभा सदस्य अथवा जिस राज्य में विधान परिषद है उसके किसी भी सदन का कोई सदस्य यदि 10वीं अनुसूची के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए डिस्क्वालीफाइड घोषित किया जाता है तो वह अपनी निर्भरता तथा डिस्क्वालिफिकेशन की अवधि पूरी होने तक मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए भी डिस्क्वालीफाइड अथवा अयोग्य रहेगा। आगे चर्चा कर लेते हैं फर्जी खबरों या फेक न्यूज़ से लड़ाई के संदर्भ में। तो यह जो चर्चा की गई वो ब्रिक्स मीडिया फोरम के जो सम्मेलन हुआ है उसमें ये इसके बारे में चर्चा की गई है। तो यह जो है आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत जो टॉपिक दिया गया संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ या जो मीडिया संबंधी जो कार्यकलाप हैं उनसे संबंधित यह है। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में 5वीं ब्रिक्स मीडिया फोरम को आयोजित किया गया। कौन से नंबर की? 5वीं। शिखर सम्मेलन के अंत में प्रतिनिधियों के द्वारा 5 देशों को महामारी काल में फर्जी 5 देश कौन से जो आपके ब्रिक्स के सदस्य हैं, इसमें आपका ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और आपका साउथ अफ्रीका है। तो 5 देशों को महामारी काल में
फर्जी खबरों के वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रूप से काम करने का आह्वान किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि ब्रिक्स मीडिया फोरम है क्या? तो मीडिया सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिक्स मीडिया फोरम का प्रस्ताव जो है वर्ष 2015 में चीन के सिन्हुआ समाचार एजेंसी के द्वारा किया गया था। इस ब्रिक्स मीडिया फोरम का उद्देश्य क्या है? तो ब्रिक्स मीडिया के मध्य मतलब जो इसके सदस्य देश हैं इनके मध्य कुशल समन्वय तंत्र स्थापित करना तथा अत्याधुनिक नवाचार संचालित मीडिया का विकास करना, साथ ही इस प्रणाली के तहत या जो इस प्लेटफॉर्म के तहत आदान प्रदान और व्यवहारिक सहयोग के माध्यम से ब्रिक्स देशों के विकास हेतु सशक्त आवेग को जुटाना मतलब कार्यकलाप करना। यहाँ पे याद रखिएगा यदि कहीं पूछा जाए कि फोर्ट लेजा घोषणा किससे संबंधित है, तो फोर्ट लेजा जो है आपका ब्राज़ील का एक शहर है। यहाँ पर सन 2014 में मतलब ब्राज़ील के फोर्ट लेजा शहर में 6वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है या जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, उसकी स्थापना इसी फोर्टालेजा घोषणा के माध्यम से की गई थी। अगला है आदि महोत्सव के बारे में। तो हाल ही में आदि महोत्सव मध्य प्रदेश का शुभारंभ किया गया है वर्चुअल रूप से। आदि महोत्सव जो है एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है और यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ अर्थात ट्राइफेड की संयुक्त पहल है। यह उत्सव देश की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको दर्शाता है। अगला है SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के बारे में। SCO मतलब आपका संघाई शिखर सहयोग संगठन के बारे के ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के बारे में। तो SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की 19वीं बैठक के दौरान साझी बौद्ध विरासत पर पहली SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। यह जो है अपनी तरह का पहला आयोजन है। यह SCO ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी SCO के सक्रिय सहयोग से और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली द्वारा पहली बार विकसित की गई, मतलब इनके माध्यम से इसको विकसित किया गया है। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन किया है? तो जो SCO के 8 सदस्य देश हैं, कौन कौन से? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके संग्रहालयों ने मिलकर इसमें प्रतिभाग किया। तो कई बार पूछ लेता है कि क्या SCO के सदस्य देशों में तुर्कमेनिस्तान, तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान जो है SCO का सदस्य नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा SCO के बारे में कुछ और चीज़ों को देख लें। तो SCO जिसकी स्थापना जो होती है 15 जून 2001 को हुई थी। इससे पहले जो है 1996 में जो SCO है, इसके पहले 1996 में संघाई 5 या संघाई 5 का गठन किया गया था या संघाई 5 के नाम से यह जाना जाता था। आगे चलकर 2001 में इसमें जो है आपका उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया। पहले कौन कौन था? चीन था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस था और तजाकिस्तान थे। 5 देश थे। आगे चल करके 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल होता है और तो यह संघाई 5 से आपका SCO में कन्वर्ट हो जाता है। और याद रखिएगा कि 2017 में भारत और इंडिया और पाकिस्तान इसके सदस्य बने हैं, पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। तो यदि पूछा जाए भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य कब बना? 2017 में बना है। और इसके अलावा याद रखिएगा जो SCO 2020 की जो अध्यक्षता है किसके पास है? तो रूस के पास है। तो इसका भी वर्चुअल रूप से सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता रूस के द्वारा की गई थी। आगे बात कर लेते हैं क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। तो PMI जो है यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक या इंडिकेटर होता है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है, मतलब इसमें सर्वे किया जाता है और इसमें जो उत्तरदाता हैं जो इस सर्वे में शामिल होते हैं उनसे कुछ व्यावसायिक कारकों के प्रति पिछले महीने से उनकी धारणा में जो बदलाव आया है उसके संबंध में सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग अलग गणना की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। इसे 0 से लेकर 100 तक के सूचकांक पर मापा जाता है। यदि
50 से ऊपर का आंकड़ा आता है तो व्यावसायिक गतिविधियों के में विस्तार को दर्शाता है, मतलब उसमें ग्रो हो रहा है। जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा जो होता है वो संकुचन को, गिरावट को दर्शाता है। अगला है ग्रीन चारकोल हैकाथॉन के बारे में। तो एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनबीबीएन, इसका पूरा नाम है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम, इसके द्वारा इस ग्रीन चारकोल हैकाथॉन को शुरू किया गया है। यह जो है ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में एनबीबीएन एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम द्वारा आयोजित त्वरित प्रौद्योगिकी विकास हेतु एक प्रौद्योगिकी चुनौती है या एक प्रकार का कंपटीशन है, जहां पे लोग विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से, जो टेक्नोलॉजी चुनौतियां हैं या उससे संबंधित जो समस्या हैं उनको सुलझाने के लिए अपने अपने सुझाव देंगे। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य जो है वो तकनीकी अंतर, जो टेक्नोलॉजिकल या जो टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस है उसको दूर करने हेतु एक अभिनव भारतीय कौशल या इनोवेटिव इंडियन स्किल्स का लाभ उठाना है। जो भी भारत में जो इनोवेटिव स्किल्स हैं उन्हीं का लाभ उठाना है। इसके अन्य उद्देश्यों में मतलब किस तरह के टेक्नोलॉजी का विकास करना है या समाधान ढूंढना, तो इसमें आपका कृषि भूमि पर जलाई जाने वाली अग्नि को कम करना, जैसे कि जो आपका पराली जलाई जाती है। इसके अलावा कृषि अवशेषों से अच्छे ऊर्जा का उत्पादन करना तथा स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना। साथ ही किसानों की आय में वृद्धि करते हुए वायु की गुणवत्ता बढ़ाना अर्थात वायु को स्वच्छ करना। अगला है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। तो किसको किया है? एम राजेश्वर राव को। तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। यह याद रखिएगा, आरबीआई अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बैंक में एक तो गवर्नर होता है, उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, जिनमें से 2 बैंक के भीतर से और एक वाणिज्यिक बैंकर होता है और दूसरा अर्थशास्त्री होते हैं। इस प्रकार से 4 डिप्टी गवर्नर होंगे तथा ये जो अर्थशास्त्री होता है ये मौद्रिक नीति विभाग का प्रमुख होगा। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर की जो नियुक्ति है 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की जाती है और यह पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होते हैं। अगला है अबेरोटो बोर्टे लफूसा नाम दफांशिस। तो यह जो है एक मीठे जल की नवीन केकड़ा प्रजाति है जो हाल ही में नामदफा टाइगर रिजर्व में एक छोटी सी धारा के किनारे पाई गई है। याद रखिएगा, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो वंश का नाम अबेरोटो लफूसा, इसका नाम आबोर की पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है एवं इसकी प्रजाति जिसका नाम नामदफा एंसिस है उसका नाम नामदफा के नाम पर रखा गया है। आप यहाँ पे इसको चित्र में देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तथा यदि नामदफा की बात करें तो नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और माना जाता है कि यह एक ऐसा दुर्लभ क्षेत्र है जो 4 बड़ी बिल्लियों, मतलब बिल्ली की जो 4 प्रजातियां हैं, जिनमें आपका बाघ आता है, हिम तेंदुए तथा क्लाउडेड लेपर्ड और तेंदुए का ये घर है, मतलब यहाँ पाए जाते हैं। अगला है ज्ञान सर्किल वेंचर्स के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि कुछ समय पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आभासी रूप से, वर्चुअल रूप से ज्ञान सर्किल वेंचर्स का उद्घाटन किया। तो अब यह ज्ञान सर्किल वेंचर्स है क्या? तो ये एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स है, मतलब टेक्नोलॉजी संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये एक वेंचर्स का काम करेगा और इसको सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तथा इसका जो नेतृत्व कौन करेगा? तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी श्री सिटी जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित है, या कह सकते हैं आईआईटी आंध्र प्रदेश के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो ज्ञान सर्किल वेंचर्स जो है ये प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन और उद्यमियों के विकास के लिए इंक्यूबेशन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, मतलब उनको बढ़ावा देने का कार्य करेगा। इसके अलावा ये निवेश, बुनियादी ढांचे और परामर्श के माध्यम से विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करके नवाचार और स्टार्टअप के लिए केंद्र के रूप में काम करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।